गुड इवनिंग क्लास। तो अपना कौन सा टॉपिक हुआ था कल? अबॉर्शन का ना? आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। वो पूछ लो अबॉर्शन से थोड़ा बहुत। अबॉर्शन के टाइप बता दो मेरे को। जल्दी। हम्म, हम्म, हम्म। किसमें? इंड्यूस में? हाँ, स्पॉन्टेनियस के टाइप बता रहे हो, बताओ। बोलो बोलो। सही जा रहा हो? क्या हुआ? अभी तो बता रहे थे। वेरी गुड। अच्छा, अबॉर्शन की डेफिनेशन बताना। वेरी गुड। ये चार टर्म है। अब इन चार टर्मों में से अब पहली टर्म के बारे में बताओ। असंजात सार क्या है? ठीक है, मतलब यह है आचार्य सुश्रुत, आचार्य सॉरी चरक ने बोला है कि द्विषु त्रिषु व मासे, मतलब दूसरे या तीसरे माह का गर्भ। वैसे तो सही है। एग्जैक्टली तो 3 महीने से पहले का जो गर्भ कहलाता है वो सब असंजात सार कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा, आम गर्भ। आम गर्भ असंजात सार गर्भ का ही दूसरा नाम है। ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हो कि असंजात सार या आम गर्भ क्या होता है? 3 महीने से पहले का। अच्छा, तीसरा बताओ। 3 मंथ से पहले? सोच लो। सही है? मान लो सही है आपको। गलत है दोनों। ये बताया है ऐसा एक आचार्य ने, पर सही आंसर तो आपको जो चलता है सुश्रुत का है वो बताना चाहिए ना। ये जो बताया तीसरा और चौथा महीने वाला सीन, ये बताया है मधुघोष टीकाकार ने। यानी माधव निदान मान सकते हो आप एक तरह से। और माधव निदान से बड़ा कौन? सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बताया है? एक आपको श्लोक बताया था ना, आ चतुर्थांतो मासात प्रभवेद गर्भ विच्युति तथा स्थिर शरीरस्य पातः पंचम षष्ठयो। बताया था मैंने ऐसा एक श्लोक कोई? हाँ, पंचम षष्टम में गर्भपात। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, नहीं चाहते हुए भी, कि यार गर्भ स्राव तो तीसरे महीने का होना चाहिए क्योंकि स्राव है मतलब लिक्विड है। ऐसा नहीं है। चौथे महीने का जो है गर्भ स्राव, पांचवें छठे महीने का गर्भपात। ठीक है। अबॉर्शन क्या होता है? 5 महीने में कितना लगभग ये है, 20 हफ्ते हो जाते हैं। तो वही है कि 20 वीक से पहले अगर अब एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है तो वो अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, थ्रेटन्ड अबॉर्शन के लक्षण बताओ। क्या है थ्रेटन्ड अबॉर्शन? आवाज तो आ रही है ना मेरी?
सर्वाइकल ओस क्लोज हो जाता है और डल पेन होता है। और सारे प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो, ये तो अपन अब कल की जो क्लास होगी ना अपनी, तो उसमें मैं पूछूंगा कौन सा गर्भ विज्ञान तक का पूरा, तो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, एक जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, और एक पढ़ेंगे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी बात, गर्भिणी व्यापत के आपको नोट्स मिल चुके हैं, उसमें जो आयुर्वेद पार्ट है ना, उसमें कुछ मेन डिजीज को छोड़ के बाकी सारा आयुर्वेद पार्ट के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, मॉडर्न में देखेंगे कौन से रिकॉर्डेड मिलेंगे, कौन से लाइव मिलेंगे आपको क्लास। लेकिन ये जरूर श्योर करूंगा मैं कि जो आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैं आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाऊँ। कुछ अब रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने शुरू होंगे आपको, ठीक है, ताकि आपका टाइम से कोर्स हो सके उसके लिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है अपना आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, सॉरी, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ पहले, फिर अपन नोट्स पे आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे समझाता हूँ। क्या आप ब्लड ग्रुपिंग जानते हो, ए बी ओ? ठीक है, ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसके चार पार्ट बनते हैं, एक तो ए ब्लड ग्रुप वाले, एक बनता है बी ब्लड ग्रुप वाले, एक बनता है ए बी ब्लड ग्रुप वाले, और एक बनता है ओ ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, अब ए में भी आपने देखा होगा दो तरह के बनते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ऐसे ही बी में भी आपने दो तरह के देखे होंगे, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ऐसे ए बी में होते हैं ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ में होता है ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ये आपने देखे हैं ब्लड ग्रुप। फिर आप ये सोचोगे कि भाई प्लस माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस माइनस जो है वो रिसस जीन होता है एक। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में ही जैसे ये एंटीजन होते हैं ना, एज एंटीजन, एंटी ए, एंटी बी, एंटी ओ, वैसे ही एक एंटी आर एच होता है। ठीक है, तो आर एच जो है एंटी आर एच होता है। तो अगर वो किसी में प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव होता है, किसी में नहीं है आर एच जीन, रिसस जीन, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी है, वहां क्या सीन होता है यहाँ पे कि फादर, यानी मेल का मैं ऐसे साइन बता रहा हूं। ठीक है, फादर जो होता है वो होता है आर एच पॉजिटिव। ठीक है, और मदर जो होती है वो होती है आर एच नेगेटिव। ठीक है, ये अगर केस है, एक आर एच जीन का आपको ये मानना है कि डोमिनेंट जीन होती है। आपने जैसे मेंडलिज्म पढ़ा होगा, डोमिनेटिंग जीन होती है, जैसे मान लो ए और ए है। ठीक है, एक तरफ ए और बड़ा ए है, तो अगर डोमिनेंट जीन होगी ना, तो ये अगर इनमें से किसी के भी साथ जाएगा तो क्या करेगा लक्षण, मतलब ये जो लक्षण होगा इसका बड़े ए वाला लक्षण दिखाई देगा इसमें, तो ये डोमिनेंट जीन कहलाती है। रिसेसिव जीन कब होती है कि लक्षण तभी प्रकट होंगे जब दोनों ही डोमिनेंट हो, डबल ए हो, तभी लक्षण प्रकट होंगे। ठीक है, तो वो सीन है यहाँ पे कि जो आर एच वाली जो जीन होती है ना, वो क्या होती है, डोमिनेंट जीन होती है। अगर दो क्रोमोसोम में ए और ए है, अगर दोनों में अगर मतलब प्रेजेंट हो वो जीन, ठीक है, तो मतलब डोमिनेंट दो, तब तो पॉजिटिव होगा ही। लेकिन दो में से अगर एक में प्रेजेंट हो ना, तो भी वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आरएच का ये सीन है कि दो अग्नि क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तब तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन दोनों में से एक पे भी प्रेजेंट है ना, तो भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए क्या है, आरएच वाली डोमिनेटिंग जीन होती है। ठीक है, तो डोमिनेटिंग है, तो अगर पेरेंट में अगर फादर आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट चाइल्ड पैदा होगा वो कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव बेबी। ठीक है, ये फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा क्या हुआ, आर एच पॉजिटिव बॉडी। अब क्या होगा, ये आर एच पॉजिटिव बेबी जो है, इसके ब्लड का कुछ पार्ट प्लेसेंटा के थ्रू अगर गलती से मदर में पहुंच गया, चाहे एक सिंगल पार्टिकल ही पहुंचा हो, उससे क्या होगा कि वो मदर की बॉडी उसको एज ए क्या लेगी, फॉरेन बॉडी लेगी, और फॉरेन बॉडी लेगी तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बना ली। अब ये एंटीबॉडी क्या है, ये बच्चा तो निकल जाएगा, जब तक ये एंटीबॉडी बन के तैयार होंगी ना इससे, तब तक ये बच्चा डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी तब भी आर एच पॉजिटिव बेबी ही होगा।
सेकंड बेबी RH पॉजिटिव होगा। फिर वो एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके इस बच्चे को क्या है मारने की कोशिश करेंगी। क्यों मारने की कोशिश करेंगी? इस बच्चे में चेंजेस आएंगी आरबीसी में, आरबीसी डिस्ट्रक्शन करेगा, आरबीसी को तोड़ने का काम करेगी। तो इस बच्चा किस बीमारी से सफर होगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात कि फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा? RH पॉजिटिव बेबी होगा। ठीक है, अब RH पॉजिटिव बेबी के जो कुछ पार्टिकल, कुछ भी अगर सिक्रीशन मदर के कांटेक्ट में आता है तो मदर में क्या बनेगी? एंटीबॉडी तैयार होंगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगी लेडी तो क्या होगा कि उस बार बच्चे में जो है प्लेसेंटा के थ्रू वो एंटीबॉडी पहुंच जाएंगी और उस बच्चे की आरबीसी को जो है नाश कर देंगी, डिस्ट्रक्ट कर देंगी। इससे बच्चे को कौन सी बीमारी होगी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिर अपन इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कुछ बोलते हैं, इसको ऐसा भी कुछ बोलते हैं। तो ये अपने RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? क्या ठीक कैसे करेंगे मैनेजमेंट? पहली बात तो उसकी प्रॉपर, फीमेल की प्रॉपर ANC होनी चाहिए, सारे टेस्ट होने चाहिए उसके ब्लड के। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए। जैसे ही पता लगे तो क्या करना है उसको? रोगन एंटीडी, RHOGAN, रोगन एंटी डी, ये जो एंटीजन उसको देना है। ठीक है, फीमेल को। ये प्रेगनेंसी के दौरान पता लग गया तो प्रेगनेंसी के दौरान दे देना है, और अगर डिलीवरी के बाद पता लगा, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद, तो फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर होने के 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर जो है मादा को थ्रू IM इंट्रामस्कुलर रूप से जो है इसको देना है, एंटीडी को। ठीक है, रोगन एंटीडी। तो ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट में आ जाती हैं, और बाकी मदर की और बच्चे की पूरी केयर करनी चाहिए। तो ये सब किस में आ गया? RH इनकम्पैटिबिलिटी में। अब अपन है ना देखते हैं नोट्स में क्या दे रखा है। नोट्स में क्या है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में दे रखा है मैंने, तो आप उस हिसाब से, ताकि आपको एग्जाम में अगर ज्यादा नंबर में आ जाए तो आप लिख सको, इसलिए नोट्स में इतना बढ़ा के दे रखा है। बाकी क्या है, सिंपल सा है, RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर। ठीक है, बच्चा, पहला बच्चा RH पॉजिटिव, उस पहले बच्चे के कारण मदर में एंटीबॉडी निर्माण हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब मदर की होगी तो सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव होगा, और वो RH पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा? वो सफर करेगा किससे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एक बार। RH rhesus incompatibility is the commonest cause of hemolytic disease। erythroblastosis fetalis का दूसरा नाम क्या है? hemolytic disease। hemolysis यानी हीम पार्ट, यानी आरबीसी का जो है लाइसिस, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो erythroblastosis fetalis है। ABO incompatibility can also cause hemolytic disease, कि ABO की अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो किसी तरह की तो वो भी जो है इस डिजीज को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन है। मेनली जो है RH वाली ही इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, RH incompatibility is a condition that develop when a pregnant woman has RH negative blood and the baby in her womb has RH positive blood। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई दी। कॉजेज इसके क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी RBC फ्रॉम अनबॉर्न बेबी कैन क्रॉस इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। मैंने बताया ना, प्लेसेंटा के थ्रू कोई पार्टिकल या कोई ब्लड कंटेंट मदर में पहुंच जाता है। ठीक है, if the mother is RH negative, her immune system treats RH positive fetal cells as if they were a foreign substance। कि जो फीटस का जो भी पार्ट आया है, ब्लड आया है या फिर कोई भी पार्ट आया, टिश्यू आया है, उसको फॉरेन मटेरियल की तरह जो है मदर की बॉडी देखती है। ठीक है, द मदर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द फीटल ब्लड सेल्स। These antibodies may cross back through the placenta into the developing baby, then destroy baby's circulating RBCs। कि जो है बेबी के आरबीसी को नष्ट कर देंगी, प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीबॉडी बेबी में जाएंगी और वहां पे उसकी आरबीसी को नष्ट कर देंगी। व्हेन आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन दे मेक बिलीरुबिन। ठीक है, दिस कॉज इन्फेंट टू बिकम येलो, कि जॉन्डिस हो जाएगा बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसका आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुआ। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन HB। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम पार्ट होता है। ठीक है, इस हीम पार्ट के डिस्ट्रक्शन से क्या बनता है? बिलीरुबिन। ठीक है, अब ये बिलीरुबिन अधिक मात्रा में बनने के कारण, क्योंकि आरबीसी ज्यादा मर रही है तो ये बिलीरुबिन की मात्रा क्या होगी? ब्लड में इंक्रीज होगी, तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपर बिलीरुबिनेमिया क्या करेगा कि जो बाइल है ना, अपने बाइल बनता है,
बाइल के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि लीवर का काम है ही कि जो एक्सक्रीटरी पदार्थ है उसको बाहर निकालना। और ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ये बिलिरुबिन होता है, ठीक है, ये क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है जिससे क्या बनता है, बाइल सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो बाइल बनाने का काम करता है, तो बाइल की मात्रा बढ़ेगी, बाइल बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है कि जॉइंडिस की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जॉइंडिसाइज्ड हो गया बच्चा, येलो हो गया बच्चा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, द लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द इन्फेंट्स बॉडी में रेंज फ्रॉम माइल्ड टू डेंजरसली हाई। अब ये बिलिरुबिन की मात्रा लगातार आरबीसी डिस्ट्रिक्शन के कारण क्या हो सकती है, माइल्ड से लेकर और डेंजरसली हाई यानी सीवियरली हाई हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फर्स्ट बोर्न इन्फेंट आर ऑफन नॉट अफेक्टेड अनलेस द मदर हैड पोस्ट मिसकैरेज, मतलब पास्ट मिसकैरेज और अबॉर्शन, कि मदर को अगर पहले अबॉर्शन या पास्ट मिसकैरेज हुए हैं तब तो चांसेस है कि फर्स्ट बेबी में भी इरिथ्रोब्लास्टोसिस होने की संभावना है। बाकी फर्स्ट बेबी जो है क्लियरली जो है पास हो जाता है, मतलब निकल जाता है, बीमारी से बच जाता है। दिस वुड सेंसिटाइज हर इम्यून सिस्टम, दिस इज बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर द मदर टू डेवलप एंटीबॉडीज। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम जब है ना बच्चा होता है ना उसके, तो टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनने में, तब तक तो 9 महीने की पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है और बच्चा बाहर निकल जाता है, फर्स्ट बेबी तो जो है सेफ रहता है। ऑल चिल्ड्रंस शी हैज लेटर हु आर ऑल्सो आर एच पॉजिटिव में अफेक्टेड, कि आगे जो भी बच्चे पैदा होते हैं ना आर एच पॉजिटिव, उन पे जो है इस चीज का अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आर एच इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप्स ओनली व्हेन द मदर इज आर एच नेगेटिव एंड इन्फेंट इज आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अगर मदर भी खुद भी आर एच पॉजिटिव है तो वो क्यों एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि मदर का आर एच नेगेटिव और बच्चे का आर एच पॉजिटिव होना जरूरी है इस चीज के लिए। सिम्टम्स देखो, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कैन कॉज सिम्टम्स रेंजिंग फ्रॉम वेरी माइल्ड टू डेडली, वो डिपेंड करेगा आरबीसी डिस्ट्रिक्शन कितना ज्यादा हुआ है, ठीक है। इन इट्स माइल्डेस्ट फॉर्म आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कॉज डिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी एट बर्थ, इन्फेंट में हैव येलोइंग ऑफ द स्किन, वाइट्स ऑफ द आईज, जैसे कि जॉइंडिस की कंडीशन, ठीक है। हाइपोटोनिया, उसकी लो मसल टोन होगी, मतलब लिथर्जी, थका हुआ बच्चा पैदा होगा, उसकी मूवमेंट्स वगैरह बहुत कम होगी, ठीक है। और हाइपर बिलिरुबिनेमिया, कि बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे, कि बिफोर डिलीवरी मदर में हैव मोर एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड हर अनबॉर्न बेबी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन, कि जो है 800 ml होना चाहिए लेबर के टाइम पे, उससे ज्यादा हो, 1000 के करीब हो या उससे भी ज्यादा हो तो वो क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन होती है। तो या तो वो हो, डायरेक्ट कॉम टेस्ट पॉजिटिव हो, ठीक है, हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द बेबीज अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड, ठीक है, कि बेबी के अम्बेलिकल कॉर्ड ब्लड में भी बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, साइंस ऑफ आरबीसी डिस्ट्रिक्शन इन इन्फेंट्स ब्लड, कि इन्फेंट के ब्लड में जो है डेड आरबीसी प्रेजेंट मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया। फिर अब आपका दिमाग में डायरेक्ट कॉम्बी टेस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉम्बी टेस्ट कुछ भी नहीं है, आरबीसी की सरफेस पे जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडीज जो बनेगी ना वो जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसी होंगी उनमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो इससे अपन पता लगा सकेंगे कि हाँ ये इसके मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस है या नहीं, मतलब आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का केस है या नहीं, वो पता लगाने के लिए होता है। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट देखें तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ रोगम एंटी डी इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है। जॉइंडिस ऑफ नियोनेट कैन बी ट्रीटेड विद फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी मशीन जो होती है उससे क्या होता है, जॉइंडिस और एनीमिया इनका ट्रीटमेंट किया जाता है लाइट थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो वो हो गया फोटोथेरेपी के थ्रू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन न्यूबॉर्न इन सीवियर केसेस, कोई बहुत सीवियर केस है जिसमें बहुत ज्यादा आरबीसी रेस्ट्रिक्शन हो गया तो उसमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, खून दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। प्रोग्नोसिस, फुल रिकवरी इज एक्सपेक्टेड फॉर माइल्ड आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, कि आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का कोई केस माइल्ड केस है ना, बिल्कुल हल्का केस है, तो वहां पर जो है फुल रिकवरी हो जाती है, पूरी तरह रिकवर हो जाता है बच्चा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्यों, हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन के कारण, ठीक है। क्रेनिक टेरस इसको बोलते हैं, मतलब ब्रेन में किसी तरह का डैमेज हो गया, बिलिरुबिन क्या है ब्रेन तक पहुंच के और वहां पे टिश्यू डैमेज कर देता है, ठीक है। दूसरा, फ्लूइड बिल्ट अप एंड स्वेलिंग इन द बेबी, ठीक है,
हाइड्रोप्स फिटेलिस बोलते हैं इसको, कि इसमें बच्चे में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे पूरी बॉडी स्वेल अप हो जाती है, सूजन हो जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है। प्रॉब्लम्स विद द मेंटल फंक्शन, मूवमेंट एंड हियरिंग, स्पीच सीजर्स, कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना बच्चे के, चलना बोलना वगैरह, उन सब में दिक्कत आती है, उसको दौरे पड़ते हैं। तो ये सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो इस तरह से अपना RH इनकम्पैटिबिलिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है RH इनकम्पैटिबिलिटी पूरी तरह? बोलो, एक बार वापस बताऊं। देखो, RH इनकम्पैटिबिलिटी में अपने क्या सीन था कि जो RH जीन है, रिसेस जीन है, उसमें क्या होते हैं, दो ही चीज होती है, तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है। जैसे मदर में 2 क्रोमोसोम होते हैं XX। ठीक है। XX में क्या है, दोनों में अगर पॉजिटिव प्रेजेंट है तब तो पॉजिटिव है ही। अगर X में एक पॉजिटिव दूसरे X नेगेटिव है तो भी क्या होता है, RH पॉजिटिव ही होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं कि RH पॉजिटिव जीन इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर 2 में से एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो भी क्या होगा, बच्चा पॉजिटिव होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब यहां पर क्या सीन है कि मदर तो है RH नेगेटिव और बच्चा है RH पॉजिटिव। मदर तो है RH नेगेटिव फीमेल, और उसका बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब बच्चा क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव। बच्चा RH पॉजिटिव है तो उसके खून का कोई भी कतरा या फिर कोई भी टिश्यू अगर प्लेसेंटा के थ्रू मदर में जाता है, ये मदर में गया, ठीक है, वहां पर मदर के लिए वो टिश्यू या फिर वो ब्लड का जो क्लॉट है या कुछ भी है, वो क्या होगा, एज ए फॉरेन मटेरियल, एज ए वो बैक्टीरिया ट्रीट करे, चाहे एज ए वायरस समझे चाहे कुछ भी समझे, उसको एक फॉरेन मटेरियल समझेगा। अब फॉरेन, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम क्या करता है, जो भी बाहर का आदमी दिखता है पहले उसको गोली मारता है, उसके बाद पूछता है भाई तू कौन है। ठीक है। तो वही है यहाँ पे, पहले इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और फिर इसको तो डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये एंटीबॉडीज बनने में क्या है, टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इम्यून रेस्पॉन्स किसी भी डिजीज का हो वो स्लो ही होता है। तो ये जब तक यहाँ पे एंटीबॉडी बनेंगी तब तक बच्चे का 9 महीने का पीरियड निकल जाएगा और बच्चा जो है, पहला बच्चा सेफली आउट ऑफ वर्ल्ड आ जाएगा, मतलब पैदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंटीबॉडी बनी हुई है। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, मेमोरी सेल्स के रूप में स्टोर हो जाती है माता में। अब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई मदर, सेकंड टाइम भी बच्चा अगर RH पॉजिटिव है, जो कि होता है ज्यादातर केसेस में, तो क्या होता है कि ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू पास होके नीचे आ जाती है और बच्चे में चली जाती है थ्रू अम्बेलिकल कॉर्ड। बच्चे में पहुंचने के बाद ये एंटीबॉडी क्या करती है, RBC का डिस्ट्रक्शन करती है। मास डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होने के कारण बच्चे को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम का रोग हो जाता है। उस रोग के साथ बच्चा पैदा होता है। या तो उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गया तो, नहीं तो पैदा होता है तो जॉइंडिस और एनीमिया के साथ वो पैदा होता है। तो ऐसे में जो है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी के मैंने आपको क्या बता दिए, परिभाषा बता दी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी बता दी कैसे हुआ, ठीक है, और इसके सिम्टम, साइन सिम्टम बता दी। साइन सिम्टम में कुछ नहीं है, बच्चे को जॉइंडिस कंडीशन होगी, ठीक है, उसको जो है हाइपर बिलीरुबिनेमिया होगा, यानी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई होगी, और उसके अलावा उसके जो है RBC की संख्या बहुत कम होगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी उसके, ये लक्षण हो गए। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में क्या होगा, रोगम एंटी डी जो है उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा IM के थ्रू, इंट्रामस्कुलर, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो बच्चा पैदा हो गया, जॉइंडिस है उसके, तो फोटोथेरेपी करनी पड़ेगी उसकी, जॉइंडिस दूर करना पड़ेगा। तीसरी चीज, उसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी जब तक फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता उसको। चौथी चीज, अगर ब्लड जो है ज्यादा खराब हो गया, RBC रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा सीवियर केसेस में। ये हो गया। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करता हूँ, वो बिलीरुबिन के कारण होगी। बिलीरुबिन अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन को डैमेज करेगा। बिलीरुबिन अगर बॉडी में कलेक्ट हुआ, फ्लूइड कलेक्ट करेगा, फिर वो फ्लूइड कलेक्शन के कारण पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। तीसरी चीज कि बिलीरुबिन जो है ब्रेन में गया, हार्ट में गया, जहां जहां जाएगा वहां वहां की मोमेंट, वहां वहां के फंक्शन को वो डिस्टर्ब करेगा। ब्रेन में जाके मेंटल फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, मूवमेंट में दिक्कत आएगी, हियरिंग और स्पीच लॉस हो जाएगा उसके, और उसको दौरे पड़ेंगे। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। तो ये RH इनकम्पेटिबिलिटी अपना कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया है पूरी तरह से? अब कोई डाउट बचा? इसमें से 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं है वैसे।